आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। रमेश आज फिर से रात के 3 बजे उठकर बैठ जाता है। पिछले कई रातों से उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्यों उसे बार बार एक ही सपना आ रहा था? वो सोच में डूबा हुआ था। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम मेरे हो। रमेश आवाज सुनकर अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। वो इधर उधर देखता है। उसे कमरे में कोई नजर नहीं आता। वो सोने जा ही रहा था। उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। अब वो अपने खिड़की के पास जाकर देखता है तो उसे बाहर कुछ भी नहीं नजर आता, क्योंकि बाहर बहुत ही अंधेरा था। वो फिर अपने बिस्तर पर सो जाता है। सुबह होते ही वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। नाश्ता करके वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में भी वो परेशान बैठा हुआ था। उसका दोस्त रघु उससे परेशान होने का कारण पूछता है। अरे यार, क्या बताऊं तुमको? मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मुझे एक ही सपना बार बार क्यों आ रहा है। वो नीली आंखें किसकी है? कौन है वो लड़की जिसकी आंखें मुझे सपने में बार बार दिखाई देती है? और वो आवाज किसकी है जो सपने में सुनाई देती है? मोहन, तुम मेरे हो। और अब ये मोहन कौन है? मेरा नाम तो रमेश है। वो झरना? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रघु, अच्छा सुनो भाई, तुम परेशान मत हो। कल हम सभी लोग ऑफिस के काम से मेघालय जा रहे हैं। कुछ दिन बाहर रहेंगे, तो हो सकता है तुम्हें ये सपने आने बंद हो जाए और थोड़ा जगह भी चेंज होने से फर्क पड़ता है। अगले ही सुबह सभी लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं। सफ़र 2 दिन का था। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोल रहा था कि मेघालय बहुत ही खूबसूरत है। दूसरा बोल रहा था वहाँ पर बहुत ही पुरानी जगह है घूमने के लिए। सभी ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। लेकिन रमेश अभी भी यही सोच रहा था कि वो लड़की कौन है जो उसके सपनों में आती है। रघु उसे छेड़ता हुआ कहता है, नीली आंखों वाली से प्यार तो नहीं हो गया? सपनों में? रमेश यार, तुम भी ये कैसी बात कर रहे हो? मैं पहले से ही परेशान हूं और तुम परेशान कर रहे हो। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। रात हो जाती है, सभी लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। मोहन, तुम मेरे हो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूं। न जाने कितने सदियों से मुझे यकीन था कि तुम आओगे मेरे प्रतिमा। रमेश को फिर से यही सपना आता है, लेकिन इस बार उसे सपने में एक मूर्ति भी दिखाई देती है जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। अगले दिन सुबह सब लोग ट्रेन से उतरकर अपने होटल पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने कमरा लिया हुआ था। सभी थके होते हैं, कमरे में आराम करते हैं। शाम को सभी घूमने जाते हैं आस-पास की जगहों पर। रमेश घूमते घूमते एक दूसरे रास्ते पर चला जाता है। वहां उसे एक झरना दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो झरना वही होता है जो उसे अपने सपने में दिखाई देता है। वो झरने के पास जाता है। उसे एक लड़की दिखाई देती है। उसके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वो इसी गांव की लड़की है। जब और पास जाता है तो उसकी नीली आंखों को देखकर बहुत डर जाता है। उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि ये आंखें वो ही थीं जो उसे बार बार सपनों में घूरती रहती है। वो उससे डरते डरते पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानती हो? मेरे सपनों में तुम क्यों आती हो बार बार? वो नीली आंखों वाली लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, बाबू का कह रहे हो तुम? हम तुमको कैसे जानेंगे? रमेश, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो? फिर वो नीली आंखों वाली लड़की वहां से उस गुफा के अंदर चली जाती है। जब रमेश गुफा के अंदर जाने लगता है तो पीछे से रघु उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्या यार, मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया हूं, और तुम हो कि यहां झरने और गुफा को देखने में लगे हो। मुझे भी साथ ले आते। अच्छा हुआ रघु, तुम आ गए। देखो, इस गुफा और झरने को यह मेरे सपनों में आते थे। वो नीली आंखों वाली लड़की भी यही थी जो मेरे सपने में आती है, जिसकी आंखें मुझे घूरती रहती हैं। अच्छा, कहाँ गई वो तुम्हारी सपनों की मलिका? रमेश यार, हद है। खैर छोड़ो, चलो हम अंदर चलते हैं। वह दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, रमेश बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि गुफा के अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। रमेश, नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी वह लड़की यहीं से तो अंदर गई थी। रघु यार, अगर ये मजाक था तो ये दोबारा मत करना। एक बात और मुझे लगता है,
रात भर जागने की वजह से तुम दिन में भी सपने देखने लगे। रघु, अब चलो, यहां से कोई लड़की और कुछ नहीं। कुछ देर में अंधेरा होने वाला है, जंगली इलाका है और कोई जानवर न हमला कर दे। दोनों होटल पहुंच जाते हैं, बाकी लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ देर बातें करके रमेश वहां से चला जाता है। वो छत पर जाकर एक कोने में बैठ जाता है। वो अभी भी उसी लड़की और गुफा के बारे में सोच रहा था। वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है। रमेश उनसे पूछता है, बाबा, आप यहीं के हो क्या? बूढ़ा, हाँ बेटा, मैं यहाँ का ही हूं। रमेश उनसे कहता है, यहां से थोड़ी दूर ही पहाड़ के पास जो झरना है, वहां पर जो गुफा है। बूढ़ा बीच में ही टोकते हुए बोलता है, क्या वो गुफा? रमेश, क्या हुआ बाबा, आप गुफा का नाम सुनते ही इतना डर क्यों गए? बूढ़ा, कुछ नहीं, रात काफी हो गई है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, उस गुफा के पास दोबारा मत जाना। बाबा बताओ ना, रमेश उस बूढ़े से बार बार पूछता है। फिर उसके पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। वहां पर दोनों बैठ जाते हैं। वो बूढ़ा बार बार रमेश के पूछने पर बोलता है, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, उस वक्त एक तांत्रिक हमारे गांव आया। वो अपनी तंत्र मंत्र की साधना करने के लिए पहाड़ के पास गया। उसे वो जगह अपने साधना के लिए सही लगी। अब वो हर रात अपनी साधना वही करने लगा। एक दिन की बात है, गांव की कुछ लड़कियां उस झरने पर नहाने के लिए चली जाती है। उन सबको ये नहीं पता था कि ये जगह अब तांत्रिक का ठिकाना है। जब उस तांत्रिक ने उन सबको वहां देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सभी लड़कियों को अपने मंत्र से बस में कर लिया। फिर उनकी एक एक करके 6 रात तक बलि देने लगा। आखिरी बलि देने का वक्त आया तो वहीं रुक गया, क्योंकि वो उस लड़की की नीली आंखें और उसका रूप देखकर उस पर मोहित हो गया था। अब वो किसी भी तरह से उस लड़की को अपना बनाना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसका नाम राधिका था। वो गांव के पुजारी की पोती थी। इधर गांव वाले भी सभी बहुत डर गए थे। जब उनको पता चला कि उस तांत्रिक ने उनकी लड़कियों की बलि दे दी है, तो सभी दुखी हो जाते हैं। सभी मिलकर गांव के पुजारी के पास जाते हैं। वहीं से थोड़ी दूरी पर नदी के किनारे एक दूसरा गांव था। उस गांव के मुखिया का एक बेटा था, जो बहुत ही बहादुर और साहसी था। देखने में भी बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। उसका नाम मोहन होता है। वो और कोई नहीं राधिका का होने वाला पति था। जब ये बात मोहन को पता चलती है, तो वो जल्दी से अपने काले घोड़े पर सवार होकर गांव पहुंचने से पहले दोनों गांव के बीच में जो काल भैरव जी का मंदिर आता है, वहां जाके माथा टेकता है। फिर वहां के सिद्ध बाबा से कुछ मंत्र और ताबीज लेकर राधिका के गांव पहुंच जाता है। इधर गांव के पुजारी जी सभी को कह रहे होते हैं कि हम सबको इस तांत्रिक को कैसे भी करके सबक सिखाना होगा, नहीं तो ये पूरे गांव की लड़कियों की बलि चढ़ा देगा। उसी वक्त वहां पर मोहन पहुंच जाता है। उसे वहां देखकर महान पुजारी जी, बेटा, तुम यहां कैसे और क्यों आए हो? सब ठीक तो है वहां उस गांव में? मोहन, हाँ, वहां तो सब ठीक है बाबा, लेकिन यहां इस गांव में कुछ भी ठीक नहीं है, और अपने मुझे बताना भी सही नहीं समझा। मेरी राधिका को उस दुष्ट तांत्रिक ने कैद करके रखा है। गांव की बाकी लड़कियों की उस पापी ने बलि चढ़ा दी, और आप सभी गांव वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। कुछ गांव वाले बोलते हैं, बेटा, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। उसके पास कितने प्रकार की काली शक्ति है, और जादू टूना भी करता है वो तांत्रिक। उधर राधिका उस तांत्रिक को कहती है, अरे पापी, तुमने अपने अंधविश्वास में आकर इन मासूम लड़कियों की बलि चढ़ाकर बहुत बड़ा पापा किया है। वहीं रुक जा, मेरे पास आया या मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुमको जलाकर भस्म कर दूंगी। तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगता है, हा 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 हु। उधर मोहन, जल्दी बताओ वो जगह कहाँ पर है जहां पर उस पापी तांत्रिक ने मेरी राधिका को कैद करके रखा है। गांव वालों के साथ वो उस जगह पर पहुंच जाता है, और गांव वाले डर से उसके साथ गुफा के अंदर नहीं जाते। तांत्रिक राधिका से विवाह करने के लिए उसे अपने वश में करना चाहता था, इसलिए वो तांत्रिक क्रियाओं में विलीन हो जाता है। मोहन गुफा के अंदर अकेले ही जाने लगता है। वो गुफा के अंदर जाकर देखता है, उस कपटी दुष्ट तांत्रिक ने 6 लड़कियों के सर को एक बड़ी सी मूर्ति के पास रखा हुआ था, जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था और 2 दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। आंखें बड़ी बड़ी खून की तरह लाल थीं। राधिका माँ देवी की आराधना करती थी। दिन रात मंदिर में भजन कीर्तन करती रहती थी,
जिसके कारण उसके शरीर में दिव्य तेज था, जिसे छूने मात्र से ही तांत्रिक भस्म हो जाता। मोहन उस मूर्ति से जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, उसे राधिका एक कोने में बैठी दिखाई देती है। वो जल्दी से उसके पास चला जाता है। राधिका भी उसे देख लेती है। फिर राधिका मोहन को कहती है, तुमको यहां नहीं आना चाहिए था। ये तांत्रिक बहुत दुष्ट है और ये काली शक्तियों से तंत्र मंत्र करता है, लोगों को अपने वश में कर लेता है। मोहन, मुझे सब कुछ बता दिया है पुजारी बाबा जी, न तुम घबराओ नहीं। मैं इस तांत्रिक को और ये सब पाप करने नहीं दूंगा। आज ही मैं इसका अंत करके पूरे गांव वालों को इसके अत्याचारों से आज़ाद कर दूंगा। तांत्रिक अभी भी तांत्रिक क्रिया कर रहा था। वो बार बार कुछ अजीब से मंत्र को पढ़ रहा था और अग्नि में आहुति दे रहा था। मोहन और राधिका उसके पास जाते हैं और मोहन उसके तंत्र क्रिया के सभी सामान को इधर उधर उठाकर फेंक देता है। उसके हवन की अग्नि में पानी डालकर बुझा देता है। तांत्रिक जल्दी से उठ जाता है। मोहन को वहां देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अब देखो, तुम खुद अपनी जान लोगे। तांत्रिक जोर जोर से कुछ अजीब से मंत्रों को बोलता है और फट स्वाहा कहता है। तांत्रिक जैसे ही फट स्वाहा कहता है, मोहन पत्थर की मूर्ति बन जाता है। ये देखकर राधिका बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर तांत्रिक का त्रिशूल उठाकर उसके ऊपर हमला करती है, जिससे तांत्रिक घायल हो जाता है। राधिका अपने मोहन के पास खड़ी उसकी पत्थर की मूर्ति को सीने से लगाकर रोने लगती है। तांत्रिक जल्दी से उठ जाता है और उसके पास आ जाता है। तांत्रिक ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जिस प्यार के लिए तूने मुझे ठुकराया है ना, उस प्यार को तुम कभी भी नहीं पा सकोगी। ऐसा बोलकर तांत्रिक मोहन की मूर्ति को इंसान बना देता है और फिर खंजर से उसको मार डालता है। ये सब देखकर राधिका बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से से बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे माँ काली खुद उसके सामने प्रकट हो गई हो। फिर राधिका उससे उसकी सभी शक्तियां छीन लेती है। उसके बाद वो तांत्रिक वहां से भाग जाता है। अब राधिका अपने मोहन के याद में वहां पर उसकी एक मूर्ति बनाती है। फिर वही गुफा में देवी माँ की पूजा और आराधना करती रहती है। देवी माँ को कहती हैं, पूर्ण जन्म में फिर हमें एक दूसरे से मिलना, अगले जन्म में हम साथ साथ रहे, ऐसा आशीर्वाद मांगती है। ऐसे ही 15 साल गुजार जाने के बाद एक दिन राधिका का भी अंतिम समय आ जाता है। उस दिन देवी माँ की मूर्ति से आवाज आती है, तुम दोनों का पूर्ण जन्म होगा, फिर तुम दोनों मिलोगे एक दूसरे से। ये सुनते ही राधिका के शरीर से प्राण निकल जाते हैं और उस दिन से इस गुफा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। लोग कहते हैं, उन दोनों के मरने के बाद उस तांत्रिक ने गुफा के बाहर की आस-पास की जगह को तंत्र साधना करके भूत प्रेत से बांध दिया है। अगर दिन के उजाले में भी कोई इंसान उसके पास जाता है तो उसकी मौत वही हो जाती है। गांव के और बाहर के कितने ही अनजान इंसानों की लाशें उस गुफा के आस-पास की जगह से मिली है। अगले दिन सुबह उठकर रमेश कल रात की सभी बातों के बारे में सोचता है, जो कि उसको उस बूढ़े बाबा ने बताई थी। रमेश बहुत परेशान हो जाता है। वो ये सोचने लगता है, क्या मैं ही पिछले जन्म में मोहन था या सिर्फ ये मेरा वहम है? उस राधिका से मेरा क्या रिश्ता है? आखिर क्यों मुझे ये सब सपने आते हैं? रमेश ये सब सोच ही रहा होता है बैठकर उसको धीरे धीरे से गाना गाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जिसे कि उसने इस गाने को और आवाज़ को पहले कहीं सुना है, लेकिन कहा उसे याद नहीं आ रहा होता है। रमेश उस आवाज़ का पीछा करते करते उसी झरने और गुफा के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कोई गांव की लड़की वहां से थोड़ी ही दूरी एक टोकरी में ताज़े फूल और फल लेकर जा रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ये फूल और फल बेचने वाली गांव की कोई लड़की हो, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो आगे की तरफ मुंह करके गाना गुनगुनाते हुए जा रही थी। फिर रमेश उसका पीछा करते करते एक छोटे से गांव के अंदर पहुंच जाता है। गांव के अंदर वो उस लड़की का पीछा कर ही रहा होता है कि उसे होटल में जो बूढ़ा मिला था वो रमेश को वहां देखकर हैरान हो जाता है और अपने पास बुला लेता है। रमेश उस बूढ़े बाबा से पूछता है, ये लड़की कौन थी, इसका नाम क्या है और ये कहाँ रहती है? बूढ़े बाबा, पहले तुम ये बताओ, तुम इस गांव में कैसे आए और कोई काम था क्या? कुछ खरीदने तो नहीं आए हो ना यहाँ पर? रमेश नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मैं तो उस लड़की के गाने को सुनकर उसके पीछे पीछे इस गांव तक आ गया। बूढ़ा आदमी, किस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो? मुझे तो कोई भी लड़की नहीं दिखाई दी तुम्हारे साथ। रमेश कोई भी लड़की नहीं गुस्से से बोलकर वहां से आगे चला जाता है। उसको पूरे गांव में इधर उधर घूम घूम कर ढूंढने लगता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी जब वो लड़की नहीं मिलती तो वो वापस अपने होटल जाने के लिए निकल पड़ता है। वो उसी रास्ते से जा रहा होता है। उसको रास्ते में फिर वो लड़की लालटेन लेकर खड़ी हुई दिखाई देती है। अरे बाबू, कहाँ जा रहे हो? जरा रुकिए तो सही। रात बहुत हो गई है रास्ते मैं कोई जंगली जानवर ना आप पर हमला कर दे। रमेश रुक जाता है उसकी बातें सुनकर। जब वो लड़की पास आती है तो रमेश उसकी देखकर हैरान हो जाता है और इस बार उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर उससे पूछता है, मैं क्या तुमको जानता हूं या तुम मुझे जानती हो? क्यों बार बार मुझे तुम सपने में दिखाई देती हो? और वो मोहन कौन है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है? क्यों तुम मुझे मोहन कहकर बुलाती हो सपने में? और ये गाना जो तुम अभी थोड़ी देर पहले गुनगुना रही थी, ये गाना तो मैं गुनगुनाता हूं। तुम इस गाने को कैसे जानती हो? फिर वो लड़की उसका हाथ पकड़कर उसको गुफा के पास ले जाती है। जैसे रमेश का हाथ गुफा के बाहर के पत्थर पर लगता है, वो पत्थर अंदर की तरफ चला जाता है और गुफा के अंदर जाने का रास्ता बन जाता है। रमेश और नीली आंखों वाली लड़की गुफा के अंदर एक साथ होते हैं। नीली आंखों वाली लड़की, जिसका नाम पहले राधिका था, उसको अपना पिछला जन्म अच्छे से याद था। मोहन, जो अब रमेश है, वो गुफा के अंदर इधर उधर घूमने लगा। उसका सर घूम रहा था, उसको पुरानी यादें सारी याद आ रही थीं। वो वहीं चक्र खाकर गिर जाता है। राधिका उसके पास बैठ जाती है, उसके होश में आने का इंतजार करती है। काफी समय बाद रमेश को होश आ जाता है। अब उसे अपना पिछला जन्म याद आ जाता है। कैसे उस दुष्ट तांत्रिक ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। फिर दोनों एक दूसरे को सीने से लगा लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। रमेश राधिका से पूछता है कि उसके मरने के बाद क्या हुआ था। राधिका बोलती है, तुम्हारे मरने के मैंने अकेले ही इस गुफा में रहकर तुम्हारा इंतजार किया और दिन रात माँ की पूजा पाठ किया। जब मेरा अंतिम समय आया तो माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों का पूर्ण जन्म होगा। अगले जन्म मैं तुम दोनों जरूर एक दूसरे को मिलोगे। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। जब मेरा दूसरा जन्म हुआ और जब मैं 21 साल की हो गई, मुझे सब कुछ याद आ गया। रमेश, लेकिन मुझे अभी याद आया सब कुछ। चलो अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर दोनों शादी करने के लिए गांव के बाहर वाले मंदिर पहुंच जाते हैं। दोनों शादी करने के लिए मंडप पर बैठ जाते हैं। उसी वक्त वहां पर एक बूढ़ा तांत्रिक आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हे। मुझे पता था तुम दोनों जरूर जन्म लोगों और फिर एक होने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। पहले की तरह इस बार भी तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दूंगा। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा राधिका। फिर अपनी काली शक्तियों से रमेश को फिर से पत्थर का बना देता है और राधिका की तरफ आगे बढ़ता है। राधिका ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और मंदिर के अंदर चली जाती है। फिर माँ की मूर्ति के पास जाकर कहती है, देख रही हो ना माँ, तुमने मुझे आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में एक हो जाएंगे। उसी वक्त राधिका के अंदर माँ की शक्ति आ जाती है और वो माँ का रूप लेकर त्रिशूल से तांत्रिक को मार देती है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और माँ उनको आशीर्वाद देती है। फिर रमेश उसकी अपने घर ले जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।